Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India refusing to join NATO Plus. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो ये जो NATO प्लस को ज्वाइन करने का जो प्रपोजल आया था इंडिया के लिए, इसको हमने ऑलरेडी देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में. सो लास्ट मंथ अ यूएस कांग्रेशनल कमिटी रिकमेंडेड इंडिया टू ज्वाइन NATO प्लस. तो NATO प्लस है क्या, वो ज़रा समझते हैं. NATO तो आपको पता है 31 कंट्रीज़ की, 31 मेंबर कंट्रीज़ की एक मिलिट्री अलायंस है विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. तो कलेक्टिव डिफेंस मतलब व्हेन फ्यू कंट्रीज साइन एन मिलिट्री अलायंस विथ ईच अदर बेस्ड ऑन द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. मतलब किसी एक देश पे भी अगर कोई अटैक करता है तो सब मिल करके काउंटर अटैक करेंगे. किसी एक पर पे भी अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल. तो ये तो है NATO का कॉन्सेप्ट. 31 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं. मेनली नाम से ही आपको समझ आ रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, US और इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, वो हैं NATO के मेंबर मेनली. ये जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसके पीछे भी NATO की मेंबरशिप एक बड़ा कारण है, बिकॉज यूक्रेन एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू ज्वाइन NATO एज ए मेंबर एंड देन ऑल सच इवेंट्स हैपेंड बिकॉज रसिया नेवर वांटेड कि इसके जो सोवियत यूनियन टाइम के जो अलाइज हैं वो NATO मेंबर्स को ज्वाइन करें, या फिर NATO के यूक्रेन के NATO ज्वाइन करते ही NATO ग्रुप विल स्टार्ट शेयरिंग डायरेक्ट बाउंड्री विथ रसिया एंड दैट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट फॉर रसिया. तो इस तरीके से ये मौजूदा टाइम में भी NATO इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ रेलेवेंस इवन आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर. अभी NATO जो 31 मेंबर की जो ग्रुपिंग है उसके अलावा एक और लार्जर ग्रुप है NATO प्लस, जिसमें 5 देशों को और ज्वाइन कराया गया है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया. तो आप कह सकते हैं कि एक लार्जर ग्रुपिंग या फेडरेशन है NATO प्लस. एंड हाल फिलहाल में जो US कांग्रेशनल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया वो यही था कि NATO प्लस के अंदर इंडिया को भी ऐड किया जाए. सो दैट इज़ हाउ NATO प्लस 5 जो ग्रुप है दैट विल बिकम NATO प्लस 6. इंडिया को क्या फ़ायदे हो सकते हैं NATO प्लस ग्रुप को ज्वाइन करने से? तो इंडिया विल हैव इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज़. इंडिया विल हैव लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ विदाउट मच टाइम लैग. तो मतलब हमें जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट होंगे वो जल्दी से जल्दी हमें मिल पाएंगे. एंड दैट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ओवरऑल इंडियाज़ डिफेंस एंड स्पेशली डिफेंस पार्टनरशिप विद द US. लेकिन अब इंडिया का जवाब आया है उस पर. US के इस कांग्रेशनल कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब इंडिया ने जवाब दिया, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा है इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इंडिया हैज़ नो इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग NATO. ही सेड क्लियरली दैट मिलिट्री अलायंस इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया. So this comes as a response to recent recommendation from a US congressional committee that we have already seen, right? तो आखिर जरा समझते हैं कि US ने इंडिया को इनवाइट क्यों किया, US ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए. तो US बिलीव्स कि इंडिया शुड ज्वाइन NATO टू सेफगार्ड इट्स बॉर्डर फ्रॉम चाइना. तो US कह रहा है कि इफ़ इंडिया वांट्स टू सेफगार्ड इट्स बॉर्डर फ्रॉम चाइना, US के साथ इंडिया को मिलकर के NATO प्लस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए. ओवरऑल इट विल हेल्प, इंडिया ज्वाइनिंग NATO प्लस विल हेल्प इन काउंटरिंग चाइनाज अग्रेशन इन ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन. ऑफकोर्स इस पर तो इंडिया का जवाब जो ऑब्वियस है वो होना ही चाहिए था कि इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ काउंटरिंग चाइनीज़ अग्रेशन एंड वी नीड नॉट टू ज्वाइन एनी लार्जर मिलिट्री अलायंस टू सेफगार्ड आवर टेरिटरी. अभी ये तो कह रहा है US तो हमें अच्छी चीज़ें दिखा रहा है कि अगर हम NATO प्लस को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हम अपने बॉर्डर को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट रियल इंटेंशन क्या है US का इस तरह के प्रपोजल देने के पीछे? देखिए, US इज़ नोन फॉर फॉलोइंग अ फॉरेन पॉलिसी नोन एज बेट एंड ब्लीड फॉरेन पॉलिसी. वो क्या करता है, वो डायरेक्ट कभी भी किसी भी अपने एडवर्सरी से, यानी कि किसी भी अपने जो काउंटर कंट्रीज़ हैं, एडवर्सरीज़ हैं, उनसे वो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करता है. वो हमेशा किसी प्रॉक्सी कंट्री को ढूंढता है, ऐसे कंट्री को जिसको वो सपोर्ट करे टू काउंटर इट्स एडवर्सरी. जैसे आप देखिए कोल्ड वॉर के टाइम में
यूएसएसआर वाज इट्स एडवर्सरी, उसका एनिमी आप कह सकते हैं। उसके साथ यूएस कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता था। यूएस ने हमेशा प्रॉक्सीज ढूंढे टू काउंटर और कर्ब द इन्फ्लुएंस, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ साउथ कोरिया टू फाइट अगेंस्ट द नॉर्थ कोरियंस हु वेयर बेसिकली कम्युनिस्ट। या फिर आप पश्तून्स की बात करें, पश्तून्स को ट्रेनिंग दी गई, आर्म सपोर्ट दिया गया, आर्म एम्यूनेशन सप्लाई किए गए इन अफगानिस्तान टू काउंटर यूएसएसआर इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, एंड दीज पश्तून्स ओनली लेटर ऑन टर्न इनटू मुजाहिदीन्स एंड बिकेम अ टेररिस्ट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ तालिबान। तो ये जो तालिबान का जो रूट है वो यूएस ने ही डाला है अफगानिस्तान के अंदर, बिकॉज ऑफ इट्स अप्रोच ऑफ बेट एंड ब्लीड, जहाँ पे वो खुद आर्म एम्यूनेशंस लेकर के कन्फ्रंट नहीं करता है अपने एडवर्सरीज को, इट ट्राइज टू बेट समवन एल्स टू फाइट अगेंस्ट इट्स एडवर्सरीज। तो ये यूएस की पुरानी पॉलिसी रही है, इट नेवर कन्फ्रंट्स इट्स एडवर्सरीज डायरेक्टली, और वही पॉलिसी वो इस केस में इंडिया के अगेंस्ट भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस की मेन अप्रोच या गोल रहता था टू काउंटर यूएसएसआर। अब 21st सेंचुरी में इट इज चाइना दैट कैन चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएस इन ग्लोबल ऑर्डर। तो यूएस इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया टू एक्ट एज इट्स बेट, and US is looking towards India to bleed China without US directly getting involved into any direct confrontation against China। तो ये है US की बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। US को हमसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हमारे जो इंडिया की जो बॉर्डर प्रोटेक्शन उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड फॉलोज द सिमिलर अप्रोच। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो यूएस का नेशनल इंटरेस्ट ये है, भले वो कुछ भी कहे कि नाटो प्लस ज्वाइन करो, आपका इससे बॉर्डर बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट हो सकता है, बट यूएस हैज इट्स ओन हिडन इंटेंशन। इस तरीके के अटेम्प्ट्स यूएस पहले भी कर चुका है इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब गलवान वैली कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, वेयर अबाउट 20 इंडियन सोल्जर्स वेयर मार्टायर्ड, अ कन्फ्लिक्ट दैट हैपेंड ड्यूरिंग 2020 इटसेल्फ, जब पैंडेमिक वाज ऑन द राइज। उस टाइम में भी उस टाइम के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो, ही क्लियरली सजेस्टेड दैट इंडिया एंड यूएस शुड इंटर इनटू अ जॉइंट मिलिट्री अलायंस टू काउंटर चाइना। उस वक्त भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम नॉर विल इट एवर बी। इंडिया विल मेंटेन इट्स स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। तो देखिए, इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग आप देखें मॉडर्न टाइम्स में, करंट टाइम्स में, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट इज़ मेनली सेंटर्ड अराउंड गोल्स लाइक मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंश्योरिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। वी डोंट वांट कोल्ड वॉर डायनेमिक्स वेयर ग्लोबल ऑर्डर इज गाइडेड बाय टू सुपर पावर bipolar world. Neither we want a unipolar world where entire global order is controlled by one particular country, which would be a hegemony state for that particular country. India wants to have a multipolar world where different countries including India has its say in ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारे दो गोल हैं। इस कारण से हम कभी भी किसी भी कंट्री के साथ अपने आप को फुल्ली कमिट नहीं कर सकते, किसी भी मिलिट्री अलायंस में नहीं जा सकते। तो यूएस के इस तरह के प्रपोजल को इंडिया अच्छे से समझता है कि उसके पीछे यूएस के क्या रियल इंटेंशंस, एंड दैट इज हाउ इंडिया विल नेवर गेट इनटू सच सजेशंस। इंडिया विल नेवर बिकम अ बेट फॉर यूएस इन ऑर्डर टू ब्लीड चाइना, बिकॉज दैट विल लीड टू ब्लीडिंग ऑफ इंडिया ऑल्सो। इस पर एक इस तरीके का सवाल दिया है मैंने, थोड़ा सा काउंटर व्यू पे एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक इंडियाज पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट इज ए कवर अप फॉर इट्स इनडिसाइसिवनेस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग? क्रिटिकली कमेंट। तो देखिए, आज से हम लोग थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वापस से शुरू कर रहे हैं। अब ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जो स्टूडेंट्स अगले साल एग्ज़ाम लिखेंगे उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इस तरह के मेंस क्वेश्चन दिया करूंगा, इसके आंसर्स आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट कीजिए। कल मैं इसका मोटा मोटा क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए वो डिस्कस करूंगा। ये सवाल बेसिकली हमने जो अभी तक डिस्कस किया उससे थोड़ा सा काउंटर व्यू में है। ये कहता है, जो कुछ क्रिटिक्स हैं खासकर वेस्ट कंट्रीज़ के, यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बहाने करता है बस, इन ऑर्डर टू
avoid from taking any hard decisions. India is basically an indecisive country which is incapable of taking hard decisions. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, क्रिटिकली कॉमेंट है, मतलब आपको काउंटर आर्गूमेंट या सपोर्ट में आर्गूमेंट दोनों इक्वल तरीके से एम्फेसाइज करना है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेम सेक्स मैरिज. It's an issue of morality versus equality. This topic is important from our syllabus GS paper for ethics and integrity point of view. देखिए, जो सेम सेक्स मैरिज का इशू है ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग महीने भर से चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है. इसमें जो पूरा का पूरा मामला है वो है इक्वालिटी वर्सेस मोरालिटी का. इक्वालिटी के आइडियाज़ पे जो लोग भी बिलीव करते हैं उनका मानना है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए. Any lack of recognition to civil union between two people who are of the same sex is lack of inequality or denial of equality. By सिविल यूनियन है दो लोगों के बीच में, अब वो मेल या फीमेल ही होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत तो या कोई नेसेसिटी नहीं है. ये अगर आप सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पे देखें तो वन कैन आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज. But if you see on the basis of morality, morality means what? Consciousness of a particular society or collect individuals of a particular society, उनको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है. तो on the morality basis same sex marriage is considered to be unjustified and immoral. तो supporters of the idea of same sex marriage, they argue that it is in line with the idea of equal rights and recognition of equal rights for all. By rights, on what ground will you deny the right of same sex marriage for or marriage between two individuals? क्या basis है, on what basis do we define that marriage can only be between people of two different sexes? That is not a logical or rational basis. So supporters of same sex marriage argue that recognition of love and commitment should be more important rather than having any societal morality. They emphasize on the idea of fairness and equal treatment, and it is fair that if two individuals who want to get into civil union should be allowed to do it, why someone should not be allowed to express their relationship in public? It's a matter of fair and equal treatment. Advocate for expanding marriage definition. So there has been demand कि we need to redefine marriage definition and include different sex marriages as well. But जो oppose कर रहे हैं the idea of same sex marriage, they say कि look, it is against our traditional values. Even religious belief या moral beliefs is against same sex marriages, because religion का mainly जो marriage को लेकर के understanding है वो ये है कि marriages are the basis for procreation. नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट या लाने के लिए ही मैरिजेस का जो मेन पर्पस है मैरिजेस का. प्रोक्रिएशन इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड मैरिजेस. दैट इज़ द रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिजेस. तो उस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो सेम सेक्स मैरिज डज नॉट स्टैंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैरिज गिवन बाय द रिलीजन. एंड ऑफ कोर्स दोज हु आर ओपोनेंट और अपोजिंग अ सेम सेक्स मैरिज, दे से कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख देगा. देयर आइडिया अबाउट मैरिज इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड दे बिलीव कि सिविल यूनियन या मैरिज इज ए सिविल यूनियन बिटवीन टू अपोजिट सेक्स ओनली. अब सवाल ये उठता है कि ये सेम सेक्स मैरिज का जो डिमांड है ये आखिर क्यों हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा डिस्कशन में है. वाई? यू सी, इंडिया के अंदर होमोसेक्सुअलिटी वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस टिल 2018. इनफैक्ट एक केस भी हुआ था, सुरेश कौशल केस, जिसमें पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि होमोसेक्सुअलिटी को क्या क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट हैड वैलिडेटेड कि ये होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द कलेक्टिव मोरालिटी. सुरेश कौशल केस, IPC 377, which penalizes and criminalizes homosexuality, sexual conduct between people of same sex. लेकिन फिर हुआ क्या, 2017 में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट जजमेंट में, KS पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट. तो राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया अंडर आर्टिकल 21. अब इसी को बेसिस बना करके, पुट्टास्वामी जजमेंट को ही बेसिस बना करके फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया, नवतेज जौहर केस 2018 में, जिसमें कहा गया कि अगर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो फिर व्हाट टू कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स डू इन देयर प्राइवेट शुड बी नॉट अ कंसर्न फॉर द स्टेट.
भाई होमोसेक्सुअल्स हैं या हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, व्हाट दे डू इन प्राइवेट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द स्टेट, एंड ऑन दैट बेसिस इन नवतेज जौहर केस द IPC 377 और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी वाज चैलेंज्ड। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने राइट टू प्राइवेसी वाले जजमेंट, पुट्टा स्वामी जजमेंट का लॉजिकल एक्सटेंशन करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करना हुआ पड़ा, एंड IPC 377 वाज डीक्रिमिनलाइज। तो जब से होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज हुआ है तो होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस इन आवर कंट्री। अब उसका नेचुरली नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट लॉजिकल एक्सटेंशन होगा कि भाई जब होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो होमोसेक्सुअल्स को राइट भी होना चाहिए अपने रिलेशंस को पब्लिकली डिस्प्ले करने का। एंड सिंस देन दिस क्वेश्चन of recognition of same-sex marriage is coming. If homosexuality is not a criminal offense, then why cannot homosexuals identify themselves as a couple? And that is how this debate has gathered steam or momentum. अगर ग्लोबल सिनारियो देखें, इसी लाइन में आर्ग्यूमेंट करते करते दुनिया के कई सारे देशों ने, कम से कम 29 ऐसे स्टेट्स हैं या देश हैं, 29 countries in the world have legalized same-sex marriage. It includes countries like ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इवन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस सेड दैट द डिनायल ऑफ मैरिज राइट्स टू सेम सेक्स कपल इज अ ग्रेव एंड कंटिन्यूइंग हार्म सर्विंग डिसरेस्पेक्ट एंड सबऑर्डिनेट गे एंड लेस्बियंस। मतलब इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन डिनाइंग द राइट्स ऑफ मैरिज फॉर सेम सेक्स कपल। आपको किस तरीके का वे फॉरवर्ड लिखना है, किस तरह का कंक्लूजन लिखना है, तो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। तो यू मस्ट से कि द इशू ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग कॉम्पीटिंग वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज हैं, एक तरफ इक्वालिटी का मामला है तो दूसरी तरफ मोरालिटी का मामला है, एंड दैट इज हाउ अ बैलेंस्ड और अ मिडिल पाथ हैज़ टू बी टेकन अप एंड a progressive idea has to be brought but only in an incremental manner। इस टॉपिक के बेसिस पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में, ये था वो क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम अकॉर्ड विच इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। असम अकॉर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया था वो तो आपको पता है, आपने कई दफ़ा पढ़ा है, मैंने भी कराया है। यू सी 1979 में massive protest started in Assam because on the idea that many illegal immigrants have migrated into Assam that is leading to change in the demographic composition of Assam। और फिर एक प्रोटेस्ट चला लंबे समय तक, 6 साल तक प्रोटेस्ट चला 1979 से लेकर के 1985 तक, जिसमें स्टार्टिंग में बहुत सारा पुलिस एट्रोसिटीज़ भी हुआ। स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था ये, स्पेशली अबाउट 800 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ, बट अल्टीमेटली agreement was signed, a tripartite agreement between government of Assam and student representative group ASU and union government, जिसको हम लोग कहते हैं आसाम अकॉर्ड। और आसाम अकॉर्ड के अंदर मेनली 2 बातें थी कि वी विल वीड आउट, भारत सरकार और असम सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि वी विल वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम। इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको असम से बाहर भेजेंगे, चाहे वो बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, मतलब आउटसाइड स्टेट के भी हो, इलीगल तरीके से अगर लैंड ऑक्यूपाई कर रखा, विल वीड देम आउट एंड कंजर्व असमीज कल्चर। अब ये जो प्रॉमिस था वीडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम, उसके लिए एक कंक्रीट स्टेप लिया गया व्हेन एनआरसी अपडेट प्रोसेस स्टार्टेड इन असम इन 2013। लेकिन एनआरसी को एक तरफ हमने अपडेट करना शुरू किया, दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट ला करके कई सारे इस तरह के लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे एज पर एनआरसी, उनको सिटीजनशिप दे करके थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लिया गया। तो आप कह सकते हैं कि दिस प्रोविजन वाज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड। ऑन वन साइड एनआरसी वाज अपडेटेड एंड दैट टू हैपेंड वेरी लेट। 1985 में आप लेकर के आते हैं असम अकॉर्ड और 2013 में एनआरसी अपडेट करने का प्रोसेस शुरू होता है, अबाउट 28 ईयर्स लेटर। एंड देन इंटायर एनआरसी अपडेट का जो पर्पस था दैट वाज टू सम एक्सटेंट डिफीटेड व्हेन वी ब्रॉट अस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को सिटीजनशिप राइट्स दे दी गई। दूसरी तरफ असमीज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए असम अकॉर्ड में स्पेशल क्लॉज लाया गया था, क्लॉज 6। क्लॉज 6 रीड समथिंग लाइक दैट कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड, यानी कि अलग अलग तरीके के सेफ गार्ड लाए जाएंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने हो या कानून लाना हो, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द हेरिटेज ऑफ असमीज पीपल। इस डायरेक्शन में तो कोई खास काम हुआ ही नहीं, मतलब
बैकग्राउंड में काम हुए हैं लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट आउटकम नहीं निकला। यू सी जुलाई 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ बिप्लब शर्मा कमिटी, द रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6। आखिर क्लॉज 6 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए आप रिकमेंड करें। बिप्लब शर्मा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे भी दिए। मोर देन 2 years have passed, yet the clause 6 is not implemented. The next article is about Ram Prasad Bismil. This topic is important from prelims exam point of view. देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स इस तो आपको हाल फिलहाल में राम प्रसाद बिस्मिल जी से रिलेटेड ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि उनका हाल फिलहाल में बर्थ एनिवर्सरी गया है। सो ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, एट द सेम टाइम ही वॉज अ पोएट। सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी बात आपने शायद से आप जानते भी होंगे, ये जो कल्ट सॉन्ग है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ही ने लिखा था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी वॉज बॉर्न इन 1897 एंड इन 1925 बिस्मिल along with Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah Khan looted a train in Kakori near Lucknow, and then later on they were arrested and then tried under Kakori conspiracy case where they were sentenced. तो इस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल जी से रिलेटेड 2-4 पीटी पर्सपेक्टिव से बातें याद रखनी है। रंग दे बसंती चोला उन्होंने लिखा, एंड हिज पैम्पलेट टाइटल देशवासियों के नाम डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विथ हिज पोएम मैनपुरी की प्रतिज्ञा इन 1918। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस में ये सारी चीज़ें आती हैं, चारों की चारों। पोषण ट्रैकर से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, बिकॉज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च करता है, और तीसरा नो गारंटीज नीडेड। सो only one only will be the answer. That's all from our side for today. Thanks for watching.